अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, और सुबह का आगाज़ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिस तरह के बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आगाज़ अच्छा होगा तो दिन भर मौसम, और मौसम के साथ साथ आपके अंदर का मौसम, आपके चेहरे का मौसम, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा खुशगवार रहेगी। मगर अच्छी बात तो ये होती है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, और एहसास ज़िम्मेदारी जिस शख्स के भी अंदर मौजूद है उसकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे कौन से काम है जिनको प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, कौन से काम है जिनको प्रेफरेंस देनी है, कौन से काम है जिनको मैं थोड़ा लेट भी कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा। मगर एहसास ज़िम्मेदारी में हर वो चीज़ का एहसास आता है जो हमारे आसपास भी होती है, हमारी ज़िंदगियों में इर्द गिर्द हमें देखने में मिलती है। और एहसास ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू के ऊपर नज़र रखते हैं या उनके फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी ये भी है कि जिस मुआशरे का आप लोग हिस्सा हैं, उस मुआशरे के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, उस मुआशरे के अंदर कुछ अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि आपको पहली आवाज़ बनना है, तो उसके लिए एहसास अगर आपके अंदर ज़िंदा है तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में ऐसी होती हैं जिसमें हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं जो कि माशरे के बिगाड़ की वजह बनते हैं। तो कोशिश करें कि आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हमेशा पैदा तो हो, मगर इसके साथ साथ ज़िंदा भी रहना चाहिए। अगर वो मर जाएगा ज़िम्मेदारी का एहसास, तो आप कभी भी ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना ख़ानदान में अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं आगे, और ना ही इस बेहतर मुआशरे को आप पनप सकते हैं। जब मैं एहसास ज़िम्मेदारी की बात करती हूँ तो मैं और आप, हम सब लोग बहुत सारे अपने माशरे में होने वाले ऐसे वाक़यात के ऊपर भी नज़र रखते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, या शायद हम डर जाते हैं अपने लोगों को लेकर, मगर वो खौफ, वो एहसास या वो प्यार, वो मोहब्बत उन लोगों के लिए कभी नहीं जगा पाते जो कि इस माशरे को बनाते हैं, इस माशरे को खूबसूरत बनाते हैं या इस माशरे का हिस्सा होते हैं। भी जो मैं बात करने वाली हूँ यकीनी तौर पर बड़ी तल्ख़ है, बहुत तल्ख़ है, मगर उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना या फिर अपने मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा करना बेहद ज़रूरी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी आपके साथ करा दूँ, फिर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उस्मा सदाकत साहबा मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। माहिर कानून इफ़त सईद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया इफ़त सईद साहब आपका। और सरबरा अतालिक पाकिस्तान हमारे साथ शहजाद कमर साहब भी मौजूद है। शहजाद साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे आज बात करनी है उन दरिंदों से मुताल्लिक जो इस माशरे में पनपते हैं, इस माशरे में पैदा होते हैं, इस माशरे में बढ़ते हैं और उन्हीं फूलों को मसल देते हैं जो कि प्यार के काबिल हैं, जिनकी खुशबू इस माशरे में फैलना बेहद ज़रूरी है। मुझे बात करनी है उन दरिंदों से मुताल्लिक जिनकी बीमार ज़हनियत आखिर बनती क्यों है। कोई भी अपनी माँ के पेट से बीमार ज़हनियत लेकर पैदा नहीं होता, क्या ये माशरा उसकी ज़हनियत को बीमार कर देता है। मुझे बात करनी है उन दरिंदों से मुताल्लिक जो कि खेलते हुए नन्हे फूलों को मसल देने की ख्वाहिश रखते हैं। आज हम बात करेंगे हर उस दरिंदे से मुताल्लिक, हर उस ज़हनी बीमार से मुताल्लिक जो कि हमारे इस माशरे को गंदा कर रहा है, हमारे इस माशरे में ऐसी जरासीम फैला रहा है जिसकी इज्जत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उसकी इज्जत में सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हो रहा है वो आप, मैं, हम सब और हमारे मासूम बच्चे हैं। आखिर ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, आखिर इन वाक़यात के बाद रोकथाम क्यों नहीं हो रही, इन वाक़यात के रूनुमा होने के पीछे वजूहात क्या है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे और बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आप इसे आगाज़ करती हूँ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये वाक़यात हैं बच्चों से ज़्यादती की। हम सोचते हैं तो दिल दहल जाता है, मगर एक बीमार ज़हनियत का आदमी ये कैसे कर गुजरता है कि एक मासूम से फूल को मसल कर रखते हैं। अच्छा, जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, एक्चुअली वो भी किसी न किसी अपने चाइल्डहुड के अंदर इसी तरह के तशद्दुद का उन्हें भी सामना रहता है, और वो आगे चलकर इन चीज़ों को दबाए रखते हैं, बट इवेंचुअली वो इसी तरह के कामों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेसेस ऐसी हैं जो कि आपको इन चीज़ों की तरफ, आपके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं कि आपका रुझान इस तरह के सेक्सुअल एक्सपोजर की तरफ जो है वो बढ़ता है, और बच्चे ऐसे लोगों को एक ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। वो उन्हें एक ज़िंदा इंसान नहीं नज़र आते, एक ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं जिससे वो अपनी चंद लम्हों की खुशी का सामान करने के लिए उसे मसल देना भी अगर पड़े तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे एक बात ये समझने की है कि हमें यूँ लगता है कि जैसे कसूर में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कसूर में ये वाक़यात हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ कसूर का नहीं है, ये मसला मेरे और आपके घर के बिल्कुल करीब पड़ा है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि हर 6 में से 1 लड़का
लड़का और हर 4 में से एक लड़की 18 साल की उम्र से पहले जिनसी तशद्दुद का सामना उन्हें होता है। सो इट इज़ दिस क्लोज टू आवर फैमिलीज, इट इज़ दिस क्लोज टू आवर हाउस, और हमें इसके बारे में आंखें खोलने की ज़रूरत है। जहाँ हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, बट उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं उन्हें इन चीज़ों का इल्म हो कि इस तरह के वाक़यात से उनका सामना हो सकता है और ऐसी सूरत हाल में वो कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बतौर वालिदैन हमें भी पता होना चाहिए कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में हम अपने बच्चों की सेफ्टी जो है वो कैसे बनाए रख सकते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हुकूमत के ऊपर हम बात करते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर शख्स अपने घर का चौकीदार खुद है। हुकूमत इस रियासत की चौकीदार है, वो आपके घर की चौकीदारी नहीं कर सकती। आपको अपने घर की चौकीदारी करनी है, आपको अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है। हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, मगर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों के अंदर एहसास है? क्या आप लोगों के अंदर जिम्मेदारी मौजूद है कि आप लोगों को ये काम करना है, इस चीज़ से रुकना है? मुझे फसी साहब आप बताइएगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कसूर की हवाला की है, अभी जो रिसेंट चुनिया के अंदर 3 बच्चों से ज़्यादती का कत्ल का दहला देने वाला वाक़या आया है सामने, उसमें कसूर में एक वाक़या होता है, हम लोग उठते हैं, शोर मचाते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, चंद दिन के बाद हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर एक और वाक़या होता है, हमारी आंखें फिर खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। ये इस साइट पर हम लोग इतना क्यों बीमार हो गए हैं कि बस उसी वाक़े के इंतज़ार में रहते हैं कि वाक़या होगा तो हम निकलेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे? शुक्रिया। हमें बेसिकली जिस तरह सूरत हाल चलती आ रही है हमारी, हम लोगों की ग्रोथ इसे कह लें या तरक्की कह लें, लेकिन उस तरक्की में हमने अपनी जो बाउंडिंग है हमारी सोसाइटी के साथ, फैमिली की विदन और फैमिली की एक मोहल्ले की, अपनी गली के साथ, गली की, शहर के साथ, वो जो एक घर वाली सेंटर्ड सोच में हम आ गए हैं कि हमारा घर अंदर से साफ़ है, बाहर से जैसा भी है कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, आग मेरे घर तक नहीं पहुंची। ये वाक़यात पे भी दिल इसलिए दहलते हैं कि हमें उस रिलेशन से कुछ ना कुछ अपना रिलेशन याद आता है कि कहीं ऐसा मेरे बच्चों के साथ ना हो, कहीं ऐसा, इसलिए दहलते हैं। उनकी सिंपैथी में नहीं। हम अदालतों में देखते हैं चीज़ों को, केसेस आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल डिप्राइव्ड लोग होते हैं, उनके केसेस हम करते हैं, जो अपने कोर्ट एक्सपेंसेस और कोर्ट की जो भूल भुलैयाँ हैं उनमें नहीं चल सकते, उन्हें हम असिस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जनरली मुआशरे का जो बिहेवियर है वो जालिम के साथ है, शर्म का मकाम है। मतलब जो हम जिसे कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा फ़ोन कर रहा है जी, उसकी कॉल सुन रहे, फ़लाँ मुल्ज़म है जी, उसे थोड़ा सा स्पेस दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट है और सख्त है। मैं ये कहता हूँ कि इन केसेस में जो विक्टिम्स हैं और जो करने वाले हैं, जो मुजरिम हैं या मुल्ज़मान हैं, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होती है। मुआशरे को, सोसाइटी को उसका साथ नहीं देना चाहिए अनटिल और अनलेस के वो अपनी बेगुनाही कहीं साबित करे। होता क्या है, हम कोर्ट्स में रोज़ देखते हैं कि वो जो विक्टिम होता है वो अकेला खड़ा होता है या उसके साथ 1-2 कोई उस तरह के लोग होते हैं। आपने कोर्ट की बात की है, मुझे फसी साहब आप ये बताएं कि ज़ैनब का अफसोसनाक वाक़या होता है, ज़ैनब के वाक़े के बाद ये तादाद बढ़ गई है या कम हो गई है जो आपको नज़र आती है? मैं डॉक्टर साहबा की बात से इत्तफ़ाक़ करूंगा कि कसूर में रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई, ओवरऑल केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हम खुद परेशान हैं। लेकिन इस पे एक फैक्टर जो आपको मानना पड़ेगा, जो मतलब जो इदारे काम कर रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, जो अवेयरनेस के इदारे हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ़ स्टेप्स गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ लॉज में लिए हैं, अब अवेयरनेस बड़ी है और रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। जिस तरह पहले शर्म और एक लाज की वजह से, एक हिचकिचाहट की वजह से रिपोर्टिंग नहीं होती थी, केस आता ही नहीं था, अंदर ही अंदर मोहल्ले के अंदर 4 लोग बैठे हैं, उन्होंने सेटल कर लिया कि जी इसे मारेंगे, इसे जुर्माना कर देते हैं, लेकिन आप छोड़ दें। ये बिहेवियर जो है ये इस जुर्म की बढ़ोतरी में एक फैक्टर है और ये सबसे मजबूत मैं कहूँगी फैक्टर है। और जिनके मतलब मोस्टली जो विक्टिम्स होते हैं वो
स्प्रेस्ड लोग ही होते हैं, मतलब गरीब होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्रा में या शुरफा में ये बीमारी नहीं है, ये हर जगह बीमारी हर है, तबके के अंदर मौजूद। लेकिन यहाँ पे जो केसेस हैं उसमें जो करने वाला है उसके पास ये एज होता है कि जो सोसाइटी के, जिन्हें हम शुरफा कहते हैं सो कॉल्ड, या मोअज़्ज़ज़ीन इलाका है, वो उसके साथ मिल के आते हैं विक्टिम के घर के, चलो जी माफ़ कर दो जी, सुलह कर लो जी, बंदा माफ़ी। चलिए इस फैक्टर पे तो हम मुफस्सिल सा बात करेंगे। मेरे साथ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से याहिया भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। याहिया, आज के टॉपिक पे क्या बात करना चाहेंगे आप? तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और जो हमारी बहन ने बात की, देखिए इट इज द टाइम कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम एजुकेशन दें। प्रॉब्लम पता है कहाँ लाई करती है? हम बच्चों को पैम्पर बहुत करते हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं होता, उनकी मेंटल स्टेटस हमें नहीं पता होता, उनकी मूवमेंट हमें नहीं पता होती, क्योंकि माएँ अपने मसरूफ रहती हैं, बाप जाहिर अपने काम धंधे में मसरूफ होता है, लेकिन जो बच्चे के साथ चल रहा होता है वो नहीं पता होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आती। आप बेहुदा फिल्में बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं, ठीक है, आप वल्गर चीजें देख लेते हैं, लेकिन आप मजाक भी उड़ा लेते हैं, लेकिन आप अच्छी बात, अच्छी एजुकेशन, कोई भी एक ऐसी, जैसे मैंने हमारी बहन ने कहा कि कोई बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना किसी बात पर, मैं कहता हूँ देखिए तब ये भी आप मस्जिदों में क्यों नहीं करते? बच्चों का कोई सेशन नहीं होता, एक एडल्ट बच्चा बन रहा होता है तो उसको कैसे पता चलेगा क्या चीज गलत है, क्या चीज पाक है, क्या चीज नापाक है? हम फिर जब दूसरे लोग इंडक्ट होते हैं तो गलत ट्रैक पे ले जाते हैं तो फिर उनको एतराज करते हैं। इट इज द टाइम, इट इज द हाई टाइम टू टीच देम व्हाट इज ब्रेकिंग द टाबू। आई डोंट मीन इट कि आप कोई गलत बात सिखाएं, लेकिन पॉजिटिव बात करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, जब आप बच्चा उनके एक्सेस में इतनी चीजें, तो हम अच्छी चीज क्यों नहीं समझा सकते ना डिसेंट वे? मेरी तो सब वालिदैन से दरखास्त है कि बच्चों को बिठाएं, और जो तमाम उलमा हजरात हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से, यूनिफॉर्म यानी मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन बातों को बहुत डिसेंट तरीके से करें। हाँ, दूसरी बात मैं आपको कहना, कसूर के वाकये के बारे में मेरी एक रिसर्च है, आई विल सेंड यू, अगर आप का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग है और इसके पीछे बहुत बड़ा ब्लैक वेब गैंग है, मतलब उसका एक इंटरनेशनल सिनेरियो है इसका। इस पे काम करना वालिदैन का काम नहीं है, इस पे काम करना पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है। ये तबादले जो कर, ठीक है, थैंक यू सो मच याहिया। जो आपके पास रिसर्च है, डेफिनेटली मेरी टीम से आपका एक लिंक बन चुका हुआ है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आप उनको भेज सकते हैं। जो बात याहिया ने की है वो बड़ी ही खूबसूरत है, और कि हम बच्चों के साथ बैठ के एंटरटेनमेंट के ऐसे ज़रिए हम लोगों ने तलाश कर लिए हैं जिसमें हया का जो पहलू है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर शहजाद कमर साहब की तरफ। अच्छा, एक जैसे मैं बात कर रही थी कि बच्चों को नो भी सिखाएं और उन्हें बताएं कि, और उनकी ना को एक्सेप्ट भी करें कि अगर आपका बच्चा किसी से मिलना नहीं चाहता, अगर आपका बच्चा स्कूल जाने में हिचकिचाहट शो करता है, जबकि पहले वो बड़ी रगबत के साथ जाता था, तो उससे बैठ के ज़रूर पूछें कि क्या बात है। और आपका बच्चा जो भी बात कहे, उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी बातें नहीं करने की ज़रूरत, ये गलत बात है, ऐसी बातें मत करो, अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगाओ, बल्कि उसकी बात को पूरी तरह सुने। इसके अलावा जो भी लोग बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, वो यूजुअली उन्हें कहते हैं कि आओ चलो गेम खेलते हैं, इस गेम के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओ, या वो उन्हें बाहर की तरफ ले जाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं, तकरीबन हर 10 में से जो 8 बच्चे हैं वो जानने वालों के थ्रू सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। वो उनके अंकल होते हैं, बाज़ुकात आंटियाँ भी होती हैं, बाज़ुकात घर के मुलाजमीन होते हैं, या बड़े कज़न्स होते हैं। और आम तौर पर ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो 23% ऐसे हैं जो कि छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। सो हमें इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि जो मसला है वो घर से बाहर नहीं है, वो कहीं हमारे करीब है, और हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सो अपने बच्चों को एजुकेट करना। इसके अलावा हमें एक एज ए सोसाइटी, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज़ भी इनकलकेट करनी चाहिए कि दूसरे की हेल्प करें। अगर आप कहीं पे कुछ गलत होता देखें, अगर आप किसी बच्चे को अनईजी देखें, अनकम्फर्टेबल देखें, तो आप मुझे आकर ज़रूर बताएं, या आप टीचर को जाके ज़रूर बताएं। ये आप जो बात कर रही हैं शहजाद कमर साहब, और वो तमाम वालिदैन, वो तमाम लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या हमारे मेहमानों को सुन रहे हैं, माज़रत के साथ अगर उन्हें कोई भी हमारी बात तल्ख लगे। शहजाद कमर साहब, बात हो रही है बच्चों की, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, हाँ, मगर रिश्तों के तकद्दुस का ज़रूर बताते हैं, ये मामू है, ये चाचा है, ये कोई है। हमारे यहाँ जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो कि इन रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं,
और हमारी ज़िंदगी का जो ये वाला जो शी है ना, ये हमारे बच्चों की ज़ुबान बंद कर देता है। इस शी को कैसे ख़त्म करना है और रिश्तों के बारे में बच्चे को कैसे सिखाना है, क्योंकि बड़े तो सीखेंगे नहीं, बच्चों को कैसे बताएंगे हम? सही। देखिए, ये बात तो बहुत बताना ज़रूरी है कि आप किस रिश्तेदार के पास जाएंगे, किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिल सकते। हमें बच्चों को ये भी यकीनी तौर पर बताना है कि आप किससे हाथ मिला सकते हैं, किसकी गोद में बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा ना हो कि हम बच्चों को फियर में मुब्तला कर दें। देखिए, बच्चों को ना भी बहुत सारी बातें हम नहीं भी बता सकते हैं और हमें उनके सराउंडिंग के अंदर उनके इर्द गिर्द हिफाजती दीवार तौर पे खड़ा होना होता है। अभी बच्चे बहुत नाजुक हैं। अगर मसलन हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कई बरस से स्कूलों में वालिदैन को बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ उनको सिखाते हैं कि उन्हें अपनी हिफाजत कैसे करनी है। उनका अपना जो एक सेफ जोन होता है, एक हाथ दाएँ तरफ, एक हाथ बाएँ तरफ, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, और उसमें किसी को नहीं आने देना होता। इसी तरह से हमें उनको ये भी सिखाते हैं कि आपने अगर कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आपने उनसे कैसे भागना है, ज़िग-ज़ैग भागना है। ये सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। मगर मैं आपको इस वाक़े के हवाले से बहुत क्लियर खुरबीन एक्सपर्ट बच्चों की अब्यूज़ सेफ्टी के हवाले से मैं आपसे कहता हूँ कि ये कसूर का वाक़या या इस तरह के इससे पहले ज़ैनब का वाक़या या फरिश्ता मोमन का वाक़या, ये वाक़या चाइल्ड सेफ्टी से ज़्यादा बच्चों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हैं। आप एक बच्चे को, मतलब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लाखों बच्चों को आज तक हम सिखा चुके हैं। ये हमारा कंटिन्यूस टोटल तरबियत प्रोग्राम स्कूलों में चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि हम अगर बच्चों को सब कुछ सिखा भी दें तो जो वाक़या कसूर में जिसकी आज वजह से हम आज बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो उनके हाथ में छुरी और चाकू थे। उनके पास तो वहाँ पे जो 2015 के अंदर हसनवाला के अंदर वाक़या सामने आया है, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। उन बच्चों के ये वीडियोस भी शामिल हैं जो रॉयटर्स ने भी वहाँ पे अपने पास उनका रिकॉर्ड रखा कि उन बच्चों को ज़बरदस्ती खंजर के ज़ोर के ऊपर, गन पॉइंट के ऊपर उनसे ये काम करवाया जा रहा था। गलत उनकी वीडियोस बनाई जा रही थी। वो बच्चे रो रो के कह रहे थे कि भाई हमें नहीं करना, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। अब अगर हमारा ही प्रोग्राम हम लोगों को सिखा भी रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं समझेंगे कि ये दहशतगर्दी है बच्चों के ख़िलाफ़, जिस तरह APS के वाक़े में जो पेशावर के अंदर बच्चों के ख़िलाफ़ ज़्यादती का जो एक पूरा वाक़या दहशतगर्दी का हुआ, हमें यही समझना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही वाक़या ये कसूर का या इससे पहले हुए वो 700 वाक़यात हैं जो गुज़िश्ता अरसे में हुए हैं। और हमें जिस तरह से हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उस APS वाक़े के बाद एक पूरी नई कैंपेन को मुनज़्ज़म किया था, तमाम रियासती इदारों ने किया था, हमें चाहिए कि हम वैसे ही दोबारा से अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इस किस्म की पूरी कैंपेन को करें। बिल्कुल, ये कैंपेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। माज़रत के साथ शहजाद कमर साहब, मुझे अभी फ़ौरी तौर पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी तरफ ही आएंगे ताकि आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। एक ब्रेक लेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। बच्चों से ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात पे बात हो रही है। शहजाद कमर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये जो वाक़यात हैं, हमें इन पर बहुत सीरियसली इनकी नेचर को समझना होगा। ये आम चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात नहीं हैं। आम चाइल्ड अब्यूज़ जो होता है उसके लिए क़वानीन भी मौजूद हैं, मगर ये अब उससे बढ़कर, चूँकि हम कंट्रोल नहीं कर सके चाइल्ड अब्यूज़ को, अभी उससे अगले स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ की आम स्ट्रेटजीज़ से बच्चों को अवेयर करने से काम नहीं चलेगा। यकीनी तौर पर वो काम पैरेलल चलना चाहिए, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से हमने APS वाक़े के बाद अपने बच्चों के खिलाफ दहशतगर्दी की गई थी, हमने नई स्ट्रेटजी बनाई थी, इसी तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। FIA को चाहिए कि वो इंटरनेट के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो बच्चों के ख़िलाफ़ थ्रेट्स के तौर पे यहाँ पे उभर रही हैं। ऐसी तमाम वेबसाइट्स को, पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे तमाम मिनी सिनेमा घर्स को, मोबाइल शॉप्स पे जहाँ पे ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस डाउनलोड करके दी जाती हैं, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। जिस तरीके से हमने वहाँ पर लिटरेचर के ख़िलाफ़, ऐसे लिटरेचर जो हेट को फैला रहा था, मजहबी मुनाफरत को फैला रहा था, हमने उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था। इसी तरीके से वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर नज़र रखना शुरू करें। स्कूल को भी चाहिए कि बच्चों के ख़िलाफ़ वाक़यात स्कूलों में हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम इसको नज़र रखें। जो हमारे हम मुलाज़मीन काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं कि जो बिल्कुल वेले घूमते हैं, फ़ारिग घूमते हैं। सोसाइटी को चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों पर नज़र रखें। ऐसे तमाम लोग जो बिल्कुल फ़ारिग हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, हमें अपनी आँखें ना बंद नहीं रखनी हैं।
तमाम लोगों को चाहिए कि अपने आप को अलर्ट होकर अपने बच्चों पे नज़र भी रखें और इर्द गिर्द देखें कि ऐसे कौन से लोग जो थ्रेट बच्चों क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा इफ़त सईद साहब, मुझे लास्टली आप ये बताइएगा कि आप कोर्ट में जब देखते हैं किस तरह के वाक़यात आते हैं तो क्या पैटर्न नज़र आता है आपको कि किस किस्म के लोग होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में? मोस्टली जो वाक़यात हम देखते हैं जो आते हैं उनमें मैं अगर एग्जैजरेट करूँगा क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स तो हैं वही इदारे दे सकते हैं जो इन पे काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं वो 90%, 85-90% तक जानने वाले लोग होते हैं। कितना अफसोस। रिलेटिव्स होते हैं, कज़न होते हैं, मतलब जिन रिश्तों के नाम हम लेना, जिन रिश्तों के तकद्दुस के लिए हम लड़ते मरते हैं, वही रिश्ते ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और नई बात नहीं है ये, लेकिन अब सूरत हाल सिर्फ ये थोड़ा सा एक अच्छा जो स्टेप हुआ है कि कवानीन आने के बाद लोग इसे छुपाने पे कम जा रहे हैं और उसको जो बुराई है उसे सामने आना चाहिए। अगर सोसाइटी, जिस तरह मैं शहजाद साहब की बात से बहुत एग्री भी करता हूँ और ये बहुत शदीद ज़रूरत है कि जो हम कैंपेन चला रहे हैं, जो हम ख़बर टू ख़बर वेरी करके कभी थोड़ा ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा ज़ोर लग गया है कि हमें कांस्टेंट इस पे काम करना चाहिए कि इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं उनके स्पीडी ट्रायल हों। ठीक, उन पे जो इन्वेस्टिगेशन का मोड है उसे थोड़ा बेहतर किया जाए, उसे रिलैक्स किया जाए। मतलब उसमें जो ठीक है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सेंसिटिव है, इसमें ट्रेनिंग इस तरह की पुलिस ऑफिसरान की जाए और स्पेसिफिकली उसमें टीम ओरिएंटेड बना दिया जाए, जिस तरह हमारे CTD, क्योंकि ये क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा फियरफुल हो गया है, लोगों को खौफ ख़त्म हो गया है, डर ख़त्म हो गया है कि इसमें सज़ा होगी। बढ़ जाए तो वो चीज़ ख़त्म जी, अब यही ज़रूरत है कि इसके अगेंस्ट इस तरह का एक कम्बिनेशन बनना चाहिए सिविल सोसाइटी का, वकला का, पुलिस का, मीडिया के इदारों का, कि एक तो ये इसमें इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा टेक्निकल किया जाए कि इन्वेस्टिगेटिव, मतलब जिस तरह CTD काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट बना था कि वो स्पेसिफिकली एक ट्रेंड लोग थे जो दहशतगर्दी के वाक़यात को एक स्पेसिफिकली एक पैटर्न पे काम करते थे, उनकी अलहदा से ट्रेनिंग थी। इसी तरह ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और वेमेन के साथ ज़्यादती है, इनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो डिफरेंट थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग हो, थोड़ा सा उनका, ताकि वो बेहतर तौर पे अपना काम कर सकें। ठीक है, वो चीज़ों को ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्टली आप ये बताइएगा कि चूंकि वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन तमाम सुनने वालों के लिए कि आप अपने बच्चों को इस किस्म के वाक़यात से कैसे बचा सकते हैं? सबसे अहम नुक्ता ये है कि आप अपने बच्चों को बच्चा समझें। यूजुअली जब हमारा बच्चा 4-5 साल का होता है और वो थोड़े बहुत काम अपने करने शुरू कर देते हैं तो पेरेंट्स समझते हैं कि अब ये इतने जोगा हो गए कि अब ये बाहर शॉप से कोई चीज़ ले आएगा, ये बाहर से हमें कुछ ला देगा, ये फलाने के पास भी चला जाएगा, किसी से कोई चीज़ मंगवानी है तो वो भी मंगवा देगा। इवन आपका 12-13 साल बच्चा भी वल्नरेबल है, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है। सो आपकी विजिलेंस की उसको ज़रूरत है। आप उसके लिए कुछ सेफ्टी मैयस तय करेंगे और उसका उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही सिर्फ काफ़ी है। बट अपने बच्चों को बच्चा ही समझें, वो आप जितने बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो आप जितना फ़हम नहीं रखते कि वो इस तरह की मुश्किल सिचुएशन से खुद निपट सकें। दूसरी अहम बात यह है कि आज हम दौरे जदीद में से गुजर रहे हैं। आज से 30 साल पहले हमारी पुलिस जो करती थी वो शायद उस दौर के लिए सफिशेंट था, बट आज नहीं है। लेकिन आज पहले गली मोहल्लों के अंदर कमेटियां बनी होती थी और सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। वो सिविल सोसाइटी की कमेटियां ख़त्म हो गई और हमारी पुलिस को हमने ट्रेन नहीं किया कि वो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ से रिपोर्टिंग कैसे करे, वो इस तरह सेंसिटिव इश्यूज़ में इन्वेस्टिगेशन कैसे करे और वो कैसे पेरेंट्स को कम्फर्ट पहुँचाए जो ऑलरेडी काफ़ी हर्ट हो चुके होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स जो हम हैं, हमें भी एजुकेट होने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को नई बुनियादों पर जो आज की दुनिया के मसाइल हैं उसी के मुताबिक उनके हल भी करने की बिल्कुल इसी तरह से बच्चों को ट्रेन करना है और इसके साथ साथ वालिदैन की अपनी ट्रेनिंग होना भी बेहद ज़रूरी है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इफ़त सईद साहब आपका बेहद शुक्रिया, डॉक्टर उस्मा सदाकत साहब आपका बेहद शुक्रिया, शहजाद कमर साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। तो एजुकेट हमें करने की ज़रूरत है और अपनी आँखें और अपने कान हमें खुले रखने की ज़रूरत है। बच्चों से दोस्ती करने की ज़रूरत है। वालिदैन उनके ज़रूर बनिए, मगर उनका एक अच्छा दोस्त भी बनकर उनको दिखाइए ताकि इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सके।
आवाम की शिकवे शिकायतों पर तो बात होगी, मगर उससे पहले मैं अपने हीरो का भी तारुफ आपसे करा देती हूँ। कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। चीफ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर हैं ये, और जब हम ट्रैफिक कवानीन की बात करते हैं या फिर सड़क पे हम लोग निकलते हैं तो हमारे दिल में बहुत सारे शिकवे शिकायतें होती हैं, बहुत बुरा भला भी कहते हैं ट्रैफिक वालों को। आवाम के मसाइल की तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले जान लेते हैं कि ट्रैफिक वालों के अपने क्या मसाइल हैं। सर, बहुत सी शिकायतें हैं आप लोगों से, बहुत सी शिकायतें हैं ट्रैफिक वालों से कि ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मगर आपकी नज़र में आवाम क्या है, आवाम क्या करती है, आपके क्या मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपने हमें मौका दिया, और हम कैप्टन फ़याज़ को, तमाम शहदा को, खा वो पाक फ़ौज के हैं, खा वो पुलिस के शहदा हैं, खा वो आवाम के शहदा हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक के मसाइल की बात है, अवाम की शिकायत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अवाम को ट्रैफिक से शिकायत है, क्योंकि ट्रैफिक वाला उसको सड़क पे खड़ा नज़र आ जाता है। जो ट्रैफिक वाला वहाँ पे खड़ा होता है, जब ट्रैफिक वाले का आप देखें बेसिक मैंडेट क्या है, उसने ट्रैफिक को रवां रखना है। बिल्कुल। और ट्रैफिक की रवानी के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप सिग्नल जंप ना करें, जिसका राइट ऑफ वे है उसको रास्ता दें, आप अपनी लाइन जो है ना उसको, लेन जो है उसको स्विच ना करें बार बार फ्रीक्वेंट, और अपनी लेन में रहें, लाइन से पीछे रुकें। आप जो है अगर बाइक पे हैं तो आप हेलमेट पहने, ठीक है, अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट पहने, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये चीज़ें हम आपसे मांग, इनमें से कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसका फ़ायदा ट्रैफिक वाले को हो। हाँ, वैसे बात तो आपकी, हर चीज़ का फ़ायदा आवाम को है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो मरने से आपने बचना है, अगर आप सीट बेल्ट बांधेंगे तो मरने से आपने बचना है, अगर आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे तो मरने से आपने बचना है, अगर आप वहाँ पे ट्रैफिक एक दूसरे के अंदर फंसाएंगे नहीं तो आपने बचना है, अगर आप लाइन अपनी लेन स्विच कर रहे हैं फ्रीक्वेंट तो एक्सीडेंट होगा तो मरने से आपने बचना है, अगर आप उसको नहीं स्विच करते तो। इसी तरह अगर आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग आती है आपको और आप रोड के ऊपर आए तो मरने से आपने बचना है। इसमें किसी जगह ट्रैफिक वाले का मफाद नहीं है, लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि हम आपको मरने से बचाना चाहते हैं और आप नतीजतन क्या करते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। पहला सवाल ये होता है, तो मैंने जानता नहीं, पहली बात ये होती है, तो मैंने जानता नहीं। दूसरी बात ये होती है उसके बाद उसको इंस्टिगेट करके वीडियो बना लो और सोशल मीडिया पे या मीडिया पे डाल के गालियाँ देना शुरू कर दो वार्डन को, देखें वार्डन ने बदतमीज़ी शुरू कर दी, देखें वार्डन ने ये शुरू कर दिया, अपना पोर्शन ख़त्म हो गया कि हमने क्या क्या किया। तीसरी बात क्या करते हैं उसको कि हम 1 मिनट ठहरें ज़रा जी, मैं अभी फ़ोन पे बात कर लें। अगर वो बात ना करे तो फिर ट्रैफिक वाला बदतमीज़ है, अगर वो बात कर ले तो दूसरा वीडियो तस्वीर बनाएगा, देखे ट्रैफिक वाला फ़ोन पे बात कर रहा है, काम तो करती नहीं है ये। चौथा काम क्या करते हैं, साइड पे रुके, पीछे से भाइयों को बुला लिया, आगे ट्रैफिक वाले को मारा। 616 बंदों को आपने पिछले साल में मारा, इसलिए कि उन्होंने कहा था हमने आपको मरने नहीं देना, आपकी जान बचानी है। तो ये तो एक पहलू है इसका। ठोकर में एक हमारा बंदा ट्रैफिक क्लियर करवा रहा था, पीछे से किसी ने पत्थर मारा, उसके सर में 8 टांके लगे। आप मुझे बताएं वो किसकी सर्विस कर रहा है, किसको बचाना चाह? तो ये सोसाइटी का रवैया है। सोसाइटी में गाली आम हो गई है। जब हम गाली देते हैं किसी को तो हम अपना पोर्शन नहीं देखते कि व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, इखलाकियात के हवाले से, हकूकुल इबाद के हवाले से, और अपना जो पोर्शन हमने काम करना था उसके हवाले से हम क्या कर रहे हैं। एक ट्रैफिक वाला अगर एक चौक में खड़ा है, वो काम कर रहा है, आप गौर कीजिए, किसी एक इंपॉर्टेंट चौक को ले ले, कभी उसकी फुटेज आप कहेंगे मैं आपको भिजवा दूंगा, यकीन कीजिए हार्डली कितने ट्रैफिक वाले होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएंगे। तो एक को उसने टांग से रोका होता है, एक को उसने बाजू से पकड़ा होता है कि तूने आगे नहीं जाना, और दूसरा फिर जूम करके रॉन्ग साइड से आगे चला जाता है और बड़े फख्र से उसकी तरफ देख के जाता है कि देख ला जो करना ही कर ले, दिस व्हाट वी आर। फिर हम मार भी रहे हैं। फिर जो ट्रैफिक वाला वहाँ खड़ा है धूप के अंदर, आपने कभी गौर किया, धूप के अंदर खड़ा है, ना उसके पास वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना उसके पास वहाँ कोई शेल्टर है, ना उसको, वो पूरा दिन वहाँ गर्दा खा रहा है आपका, सारा वो जो है ना वो फाँक रहा है आपकी, वहाँ पर धुआं फाँक रहा है, वो पूरा दिन उसी में सांस ले रहा है, उसको टीबी भी हो रही है, उसको जो डेंगू का प्राइम टाइम है, डान और डस्क, इन दोनों टाइम्स पे ही इज एक्सपोज्ड और वो रोड के ऊपर खड़ा है, तो वो डेंगू से बीमार भी हो रहा है। उसके बाद वो जो उसके हेल्थ के इतनी देर खड़ा रहने की वजह से उसका जो बैक का इशू है वो भी उसको हो रहा है। उसके अलावा आप उसको देखें कि वो पुलिस वाला जनरली 40 साल के बाद सबको ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाती है, कि हम पूरा दिन सोए टेंशन, ऐसे होता है जैसे ये काम हमने किया। आप अभी वाला जो आप इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये जो चुनिया में चीज़ हुई, क्या हमारी सोसाइटी की कहीं जिम्मेदारी नहीं है? क्या जब भी कहीं इंसिडेंट होगा सबसे पहले हमने ये काम करना है कि थाना जला दें?
बहुत सारे फॉल्ट्स पुलिस में होंगे, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, लेकिन पॉइंट ये है क्या पेरेंट्स की कहीं कोई जिम्मेदारी है, क्या सोसाइटी की कहीं जिम्मेदारी सर है? जितना माशाल्लाह आप खूबसूरत बोल रहे हैं, मैं अभी आपने कुछ फुटेजेस की बात की तो मेरा थोड़ा मैं बैक पे चली गई। आपकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके थे, वो क्या वजह थी? नहीं देखिए, मैं बात यह है जी, मेरे महकमे के 1462 शहीद हैं, मेरे महकमे के लाहौर के 311 शहीद हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप पुलिस वाले को गाली देते हैं ना, मसलन सलाहुद्दीन वाला केस हुआ, वी आर नॉट डिफेंडिंग इट, साई वाला केस हुआ, साहिवाल वाला, वी आर नॉट डिफेंडिंग इट। सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी अगर किसी महकमे में तो वो पुलिस में, मैं चैलेंज के साथ ऑनर कह के जा रहा हूँ। पिछले साल में 60,000 लोगों को, 2 लाख की नफरी पंजाब पुलिस की 60,000 लोगों को सजा दी गई। अगर अकाउंटेबिलिटी है सर तो फिर ये इतना कन्वे क्यों नहीं हो रहा? आवाम क्यों नहीं कन्वे हो रहा? नहीं, मैं इसके ऊपर टाइम थोड़ा कम है असल में। मैं आपको डिटेल, अवाम का ज़हन इसलिए साफ नहीं हो रहा कि जो बंदा अपने जानी बेटे को छुड़ाने के लिए आता है ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा बेटा रात को घर जाके सोना चाहिए, चाहे सिफारिश लगे, चाहे बंदा ट्रांसफ़र करवाना पड़े, चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी गलीज इल्ज़ाम लगाना पड़े पुलिस वाले के ऊपर, मेरा बेटा रात को घर जाना चाहिए। जो बंदा डकैती कर रहा है ना, उसका बाप भी ये चाहता है कि चाहे उसको कोई सिफारिश करवानी पड़े, चाहे उसको पैसे देने पड़े, चाहे उसको झूठी दरखास्तें देनी पड़े, गंदे से गंदा इल्ज़ाम लगाना पड़े पुलिस वाले पे, मेरा बेटा रात को घर आना चाहिए, पुलिस उसको चलान ना करे। तो अगर ये सारी आवाम जो है ये पारसा है और सारे लोग नेक हैं, तो लाहौर में जो 84,000 वारदातें हर साल होती हैं वो कौन करता है? आवाम का ज़हन साफ़ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सिफारिशी कल्चर अभी चल रहा है। आवाम का ज़हन साफ़ क्यों नहीं हो सकता? मैं आवाम का ज़हन साफ़ कर लूँ ना, पहले किसी एक तरफ रुक जाएँ थोड़ी। नहीं, आवाम का ज़हन तो ये भी है ना कि सिफारिश कल्चर तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिफारिश कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है। मैं सिफारिश कल्चर को 1 मिनट के लिए साइड पे कर देना। आप ये बताइए कि चोरियां डकैतियां कौन कर रहा है? जो 84,000 पर्चा दर्ज हुआ है ये कौन कर रहा है? ये इंसिडेंट हुए हैं तो पर्चे दर्ज हुए ना। अभी आप कहते हैं कि पूरे पर्चे दर्ज नहीं होते, तो मैं लोगों की बात मान ले तो वाकई पूरे नहीं दर्ज हो, इसका मतलब तो लाख से ज़्यादा हो गए। वो कौन कर रहा है? अगर ये पुलिस तफ्तीश भी गलत कर रही है, पुलिस डाकुओं को भी जनाब वो नहीं पकड़ रही, तो वो डाकू कौन है? आपको पता है हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? जब वारदात होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पुलिस के पास इस चीज़ का होता है। रोज़ एक जत्था बन के आ रहा होता है, जी मुल्ज़म नहीं फड़ेंगे, मुल्ज़म नहीं फड़ेंगे। जिस दिन मुल्ज़म पकड़े जाते हैं, पुलिस ख्वार हो के जो भी करती है, दिन रात लगा के मुल्ज़म पकड़ती, अगले दिन साहब अदालत में जाके मुल्ज़मों से पीछे बैकडोर पे पैसे ले लेते हैं, अदालत में जाके कह देते हैं ये हमारा मुल्ज़म ना है। ए अवाम दा रवैया है। मैं तो एग्री करूँगी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि अगर किसी ने गलती की है, लेट्स कंडेम हिम, लेट्स नॉट डिफेंड हिम। साहिवाल, वो जो साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ हमने कभी डिफेंड नहीं किया। रेंगियर खान वाला हुआ हमने कभी डिफेंड नहीं किया। लाहौर में इंसिडेंट हुआ हम कभी डिफेंड नहीं करते। जो गलत आदमी है पुलिस वाला, उसके ऊपर फ़ौरन पर्चा होता है, फ़ौरन उसको अरेस्ट करके अंदर दिया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। जज्बाती इसलिए होते हैं कि खुदारा एक बंदे की गलती की वजह से बाकी 2 लाख को गाली मत दें। चलिए सर, ठीक है, ये वो मसाइल हैं, ठीक है। अब कुछ मसाइल की बात करते हैं, संजीदा मसाइल की, जो कि अवाम नहीं, ये पहले भी मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये हमारे संजीदा है। मेरे शहीदों को गाली पड़ती है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। उसके दुख, उसकी तकलीफ हम भी महसूस करते हैं। जब एक शख्स 24 घंटे आपके लिए सड़क पर दिन रात धूप में बारिश में आपके सामने खड़ा रहता है, आंधी तूफान में खड़ा रहता है, डेफिनेटली हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। एक मामला, रोड पे हम सब निकलते हैं, आप लोग भी देखते हैं, जितना मेरे ख्याल में ट्रैफिक वालों को पता होगा, शायद हम लोगों को अंदाज़ा ना हो, कम उम्र ड्राइवर्स चिंची, रिक्शा और ना जाने क्या कुछ लेकर निकलते हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्या करते हैं? वो तो सड़क पे सरेआम नजर आते हैं। जी नहीं, सरेआम नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेरा वार्डन नज़र आता है तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमारी होती है। चिंची मेरा डोमेन नहीं है, जिस महकमे का डोमेन है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि सिर्फ 7 जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चिंची डेवलप बना सकते हैं, बाकी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इधर हर गली में बन रहा है, उसको रोकना। लाइसेंस तो आप बना, सुन लीजिए ना, लाइसेंस वाला तो आएगा तो लाइसेंस बनाएंगे ना, पहले तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। सुन लीजिए, पहले मुझे आपको जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे पूरी कर लेनी दीजिए। पहले वो रजिस्टर्ड नहीं है, चिंची मैन्युफैक्चर्ड प्रॉपर नहीं है, उसके बाद उसने लाइसेंस पे आना है। और दूसरी बात ये है, आज 11 बजे मेरे खिलाफ एहतजाज हो रहा है प्रेस क्लब के सामने, रिक्शा एसोसिएशन कर रही है। वजह क्या है कि हम रिक्शे में 30-30 बंदे नहीं बैठने देते। उन्होंने 3 पीछे बैठाए होते हैं, 3 उसकी अपोजिट साइड पे सीट लगाई होती है, 3 सड़क पे आने क्यों देते हैं? सड़क पे आने के इसका मतलब है हर घर के आगे एक वार्डन खड़ा कर दें ताकि वो घर से बाहर ना निकले। सड़क पे तो खड़ा कर सकते हैं, चौक के अंदर तो आपका वार्डन खड़ा होता है। होल्ड ऑन, पॉसिबल। मैं आपको लाहौर की, आपके पास आपके ख्याल में कितना एरिया लाहौर का? 1772 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1300 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, एंड वी हैव ओनली 600 वार्डन्स इन वन शिफ्ट। यानी कि आपका मतलब ये हर सड़क पे आपके 2 वार्डन्स खड़े होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हर सड़क पे। आप तो चाहते हैं हर इंच पे
एक हो तो फिर ये कौम मानती है, दो हर सड़क की क्या बात कर रहे हैं आप चाहते हैं हर एक इंच पे एक हो। मेरे साथ रोड पे प्रोग्राम करें, मैं आपको लोगों का रवैया दिखाऊं, हर इंच पे एक बंदा खड़ा हो, फिर भी आप कानून को नहीं मानते। बदकिस्मती ये है। और आप सिर्फ एक फुटेज निकालते हैं और वो दिखा के पूरा दिन पुलिस को गालियां देते हैं। ये काम नहीं करते कि हमारा रवैया क्या है। मैंने आपको बताया ना कि रिक्शे वाले आज एहतजाज कर रहे हैं, चिंची वाले रोड ब्लॉक करते हैं, चिंची वाले हर दूसरे दिन एहतजाज करते हैं, हमें कैनाल पे क्यों नहीं चलने देते। चिंची को एलिमिनेट करना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं। चलिए आपने बताया एहतजाज हो रहा है, लेकिन लियाकत साहब एहतजाज में ये बात आप देख लीजिएगा, सुनने में आती है, शायद आज भी हो, कि पैसे भी लेते हैं, अच्छा। सड़क पे चलने भी नहीं देते। ये पैसों वाला क्या मसला है? पैसों वाला मसला आप आए ना, कोई एक एविडेंस लाएं और फिर बात करें। बड़ी वीडियोस भी जी लाए ना, वीडियो आई है, क्या बात हुई, बड़ी वीडियोस आई हैं। बड़ी वीडियोस तो बहुत सारे लोगों की बड़ी वीडियोस है। मैं कहता हूँ वीडियो लाएं। अगर उस बंदे को जेल में नहीं भेजा, अगर उस बंदे को डिसमिस नहीं किया नौकरी से, फिर बात करें। हवा की बात नहीं करनी, विदाउट एविडेंस मेरे साथ बात नहीं करनी। मैंने बताया 40,000 बंदों को पंजाब पुलिस में पनिशमेंट दी गई है। किसी और तमाम महकमे जिनकी टोटल जो स्टाफ बनता है वो 12 लाख से ज़्यादा बनता होगा, आप निकालें वो 12 लाख लोगों को इतनी 40,000 जो है ना वो नहीं दी होगी सज़ा, जो हमने 2 लाख को 40,000 दी है। वी डू अकाउंटेबिलिटी और देयर एंड देन करते हैं हम लोग, बाकियों में कहीं नहीं है। लेकिन स्टिल जहाँ कहीं कोई वार्डन मेरा लाइसेंसिंग में कोई बंदा, मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, कोई लाइसेंसिंग में कोई बंदा पैसे दे के लाइसेंस बनवा के दिखाए, नोबडी विल एक्सेप्ट दैट। अच्छा चलिए लाइसेंस पे ही बात कर लेते हैं। लियाकत साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिस तक नहीं जा पाते, फ़ोन करते हैं, किसी को भेजते हैं और बाकायदा चेक नहीं किया जाता, लाइसेंस आपका बन जाता है। वो क्या फिर आपने हवा में बात कर दी। हवा में तो एविडेंस लेके आए, कैमरा के सामने आपसे बात कर रही हूं, मैं कैमरा के सामने हूं, मैं किसी ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे बात नहीं कर रही। एविडेंस लेके आए। 22 जून 2018 से लेके आज की डेट तक एक बंदे का भी लाहौर में घर बैठ के लाइसेंस बनाओ, मैं यहाँ आपके साथ सामने यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, मैं 4 छोड़ के अभी चला जाऊंगा। नॉट एट ऑल। वी हैव द ऑनर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमारे पास आके लाइसेंस बनवा के गए। वी हैव द ऑनर, 3 स्टार जनरल जो हैं वो हमें ऑनर करते हैं, हमारे पास आके लाइसेंस बना के जाते हैं। वी हैव द ऑनर, हमारे एडिशनल आईजीज, हमारे आईजी साहबान हमारे पास आके लाइसेंस बना के जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आके लाइसेंस बनवा के जाते हैं। व्हाट एल्स? मिनिस्टर्स हमारे पास आके लाइसेंस बना के जाते हैं। मैं एक चीज, वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। लेट्स नॉट पोल्यूट द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये मेरे जो सवालात है ना, ये वो हर उस आदमी की शिकायत है या वो बात है जो वो करते हैं, जो वो भेजते हैं कि जी ये पूछ। जी मैं बताता हूँ, ये जो हर आदमी की शिकायत है ना, आजकल हम लोग हैं सारे सुकरात और बुकरात बने हुए सोशल मीडिया के ऊपर। जो बंदा अपने बच्चों को ज़कात का खाना खिलाता है ना, वो बैठ के भी सोशल मीडिया पे सुबह से लेके सदर से लेके तो नीचे तक हर बंदे को गालियां देता है। वो अपना घर नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम घर बैठ के, कल एक बंदा मेरे पे तनकीद कर रहा था कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। मैंने कहा जनाब कहाँ पे हैं, लाहौर कहाँ रहते हैं, मुझे बताएं, मैं आपकी सारी चीज़ें आपको बुला के क्लियर करता हूँ। तो साहब कहते हैं नहीं जी मैं तो बर्मिंघम में हूँ। तो मैं कहा चोरी साहब तुसी बर्मिंघम बह के लाहौर दी तुसी की किस तरह तुसी तंगी। तो हम ये वाले लोग हैं, हम बेसिकली स्वाय प्रोडक्टिव काम करने के, हम वो काम है, हर वो काम कर रहे हैं जो हमारा काम नहीं है। ठीक है चलिए सर, मुझे तो मैं आपको जो पहले लाइसेंसिंग की बात की है, ये लाइसेंसिंग का म्यार क्या है? मैं बताता हूँ, लोग अगर बनवाना चाहते हैं, हमारे 18 सेंटर हैं। लोग क्या चाहते हैं, हमारे 18 सेंटर हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे क्यूमेटिक मशीन लगी हुई है, अपनी टर्न के ऊपर आपको वहाँ से कार्ड मिलेगा, आप जाएं लाइन में। प्रॉब्लम कहाँ आता है, लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा, ये प्रॉब्लम है। इसलिए हम कहते हैं सिफारिश चल रही है, अंदाजा है इस चीज। मैं देखो मेरी रोज लड़ाई होती है। और मैं एक बार बात आपको, मैं आपकी रोज लड़ाई होती है, हम सड़क पे जाते हैं रोज कुड़ते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ जी, मुझे आई एम ग्रेटफुल टू माई IGP, आई एम ग्रेटफुल टू माई CCPO कि मुझे 1-2 दफ़ा जब बहुत ज़्यादा मैं इरीटेट हुआ तो मैंने आई साहब को कहा, मैं कहा सर मुझे लोग बहुत तंग कर रहे हैं और फिर लोग मेरी शिकायतें लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे पता क्या, आपको उन्होंने जो कहा वो मैं ब्रेक से वापस आके जान लूंगी। आपसे अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आएंगे। गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है, सवाल आपके हैं, जवाब लियाकत साहब दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
हमारे साथ कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर। आपके कई सवाल थे जिनके जवाब हासिल करना बड़ा ज़रूरी है, मगर उससे पहले वो वाक़या जानना बड़ा ज़रूरी है जो कि आईजी से रिलेटेड आप सुना रहे हैं। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइसेंसिंग में ना रोज़ाना, क्योंकि लोगों का एक माइंड सेट है कि लाइसेंस बनाना केड़ा मसला है जी, या फ़ोन करो लाइसेंस बन के आ जाएगा। हमने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में जो चीज़ें लिखी हैं एग्जैक्टली उसके मुताबिक हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो भी बनाते हैं जो ड्राइविंग टेस्ट देता है, साइन टेस्ट भी लेते हैं, और इस तरह के सारा हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और अभी ये करते हैं कि फिंगरप्रिंट भी लेते हैं उसका, थंब इम्प्रेशन लेते हैं बायोमेट्रिक, और उसके बाद कैमरा के ज़रिए उसकी तस्वीर अपलोड नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो लोग अभी भी कहते हैं कि जो 20 साल पहले का काम है वही काम वो फ़ोन किया, लाइसेंस बना के घर भेज दिया। जब वो नहीं होता तो मेरे से शदीद नाराज़ होते हैं। कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए तो मैंने ज़ाहिर है CCPO साहब को बताया, तो ही इज़ वेरी काइंड। उन्होंने कहा यार तू अपना काम कर, आई नो इट। IG साहब को बताया तो मुझे उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुन के, तो मुझे मैं कहा सर फिर मेरी शिकायतें नहीं, अपना काम करें। मैं कहा सर फिर मेरी शिकायतें बहुत बढ़ेंगी। तो कहते हैं तेरा की ख्याल है, पहले नहीं तेरी शिकायतें आनी हैं, तू अपना काम करो, बस अपना काम एज पर बुक करना है आपने। तो दिस इज़ द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट। उसकी वजह से फ़ायदा क्या है, 98% हमारे लाइसेंसों की डिलीवरी विद इन 24 आवर्स हो रही है। मेरा जो स्टाफ जो लाइसेंसिंग को हैंडल करता है, आप वहाँ जाएं, रश की वजह से आपको वेट तो करना पड़ सकता है, लेकिन आपसे पैसे की कोई बंदा डिमांड नहीं करेगा। इवन एक जगह पे ऐसा हुआ कि हम जिस कंपनी के ज़रिए हम उनकी कोरियर के ज़रिए हम डिलीवर करते थे ना, वो कोरियर वालों ने घरों से जाके जब किसी को डिलीवर करना तो मुझे कंप्लेंट आई कि जी उन्होंने कहा कि जी 100 रुपया दे दे। हाँ, पैसे वो बंदे ने 100 रुपया दिया। हमने रूटीन में चेक करते हैं, हम रैंडम कॉल करके चेक करते हैं, मेरे ऑफिस से चेक किया, पता चला उसने 100 रुपये, हमने पर्चा दिया, बंदे को अंदर किया। और अभी हम ये करते हैं कि हमने खुद उस एनवेलप के ऊपर हम स्टैम्प करके भेजते हैं कि आपने इसके पैसे ऑलरेडी पेड हैं, आपने बराए मेहरबानी किसी को पैसे ठीक है। अच्छा, ये आपने बात की कि जी सख्ती भी की जाती है। अच्छा, हेलमेट के अगेंस्ट हुए कि जी हेलमेट आपको पहनना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आप लोगों ने कैंपेन भी बड़ी स्टार्ट की और बड़ा हार्ड टाइम आप लोगों ने देखा कि लोगों को इस तरफ लेकर आए। आपकी इस कैंपेन के बाद या फिर सख्ती के बाद, मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ, सख्ती करने के बाद लोगों के अंदर हेलमेट पहनने में इजाफा हुआ है, कमी वाक़या हुई, या आपको लगता है रेशो वहीं का वहीं खड़ा है? नहीं, उससे हमें फ़ायदा ये हुआ जी, देखें रिकॉर्डेड फिगर है कि 83% हेड इंजरी में कमी आई है। ठीक है। इशू कहाँ होता है, लोगों में अभी भी रेजिस्टेंस है। लोग हेलमेट इस नीयत से नहीं पहन रहे कि इससे हमारी जान बचेगी, इस खौफ से पहन रहे हैं कि अगर ना पहना तो जुर्माना होगा। मैं कहता हूँ इस नीयत से पहने कि हम मरने से बचेंगे, ये सोच के पहने कि हम मरने से बचेंगे। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, पिछले दिनों एक जगह फैसल चौक के ऊपर एक बच्चे को पूछा, उसका मैं आपको क्या बताऊं कि उसका, मैं वो नहीं करना चाहता, को कलर के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बेचारे का यानी मेरे से भी वो डार्क कलर का आदमी था, तो उसने सन ब्लॉक लगाया हुआ था, गले में एक चेन पहनी हुई थी, सर के ऊपर जेल लगाया हुआ था। तो मैं कहा चोरी सब हेलमेट क्यों नहीं पहने, पैसे हैं नहीं। तो मैं कहा जिन्हें तू सन ब्लॉक ते लाए थे, इन्हें तो तेरा वैसे हेलमेट आ जाना सी। तो हमारा एटीट्यूड ये है, हम चाहते हैं सर फट जाए, जेल खराब नहीं होना, जेल नहीं खराब होना चाहिए। पैसे भीख मांग के ले लेंगे लोगों से इलाज के, कोई बात नहीं, हेलमेट नहीं पहनना हमने। तो हमारे अंदर ये एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि ये इनके मफाद में है, इसका ट्रैफिक वार्डन को बेचारे को कोई फ़ायदा नहीं अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं। तो हम लोगों अभी भी इसमें, मैं आपको कहूँ ये जो सक्सेस इसमें हुई हमें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्रेडिट जो है लाहौर की आवाम को जाता है, इसका क्रेडिट मीडिया को जाता है। हमारी जो कैंपेन है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे, और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उन लोगों को एजुकेट करने में वो बहुत अच्छी चली है हमारी। और उसके बाद हमारे वार्डन जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया, दे डिज़र्व ए बिग सैल्यूट, क्योंकि अगर आप एक जान बचाते हैं, अगर एक जान बचाते हैं तो आप पूरी इंसानियत को बचाते हैं। ठीक है सर, लास्टली मुझे कैप्टन साहब ये बताइएगा, एक तो कोई भी मैसेज जो आवाम के लिए हो कि आप लोग उनके लिए इतना सर्व करते हैं फिर भी उनकी शिकायतें क्यों नहीं दूर होती, क्या करना चाहिए, और आपकी नज़र में एक अच्छा ऑफिसर होता क्या है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो वो पूरी कर रहा हो? देखिए, आज के दौर में अच्छा अफसर वो है जो किसी को नो ना कहे, जो हर जायज़ नाजायज़ आंखें बंद करके करता रहे। लेकिन अगर आपने इन ट्रू सेंस अच्छा अफसर बनना है, आज क्योंकि हम एक मॉब मेंटालिटी की तरफ सारे जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी भेड़ चाल में आप भी चलें। लेकिन अगर आप उससे सेपरेट चलने की कोशिश करेंगे, अगर किसी को कहेंगे कानून फॉलो करें, अगर किसी को कहेंगे आप पैसे ना लो, अगर किसी को आप कहेंगे कि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर करे, तो दे विल स्टार्ट अब्यूजिंग यू। वो आपको ये कहेंगे कि इससे घटिया अफसर कोई नहीं है। तो अच्छा अफसर जो क्लासिकल सेंस में अच्छा अफसर होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, अपराइट, गॉड फियरिंग, लोगों से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए।
और जो दूसरा आजकल मुस्तमिल आम जिसको अच्छा अफसर समझा जाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो समझा जाता है। तो आई डोंट वांट टू बी दैट अच्छा अफसर, उससे मैं अकेला बुरा अफसर ठीक। बेहद खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब CTO हमारे साथ मौजूद, और बड़ी ही प्यारी बात है कि उम्मीद है कि वो इमेज जो कि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आवाम के जहनों के अंदर है वो इमेज थोड़ा बेहतर हुआ होगा, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आप लोगों को जितनी शिकायतें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा मसाइल यहाँ पर हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स को होते हैं, जो कि आंधी तूफान की परवाह किए बगैर, धूप छाँव की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर सिर्फ आप लोगों की जान बचाने के लिए और आप लोगों के रास्ते के लिए खड़े होते हैं, ताकि आप जल्द अज जल्द और बेहतर तरीके से अपने घरों पर सेफली पहुंच सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बड़े लोगों के जहन में ये सवाल उठता होता है कि अगर हम चार मगज़ की बात करते हैं या कलवंजी की बात करते हैं वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन यकीन जानिए ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए जितनी फ़ायदेमंद है, मैं समझती हूँ कि शायद बाकी चीज़ों की भी अपनी जगह पर अहमियत है, मगर ये दो चीज़ें अगर आपकी डाइट के अंदर ऐड हो जाए तो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं और बेस्ट हो जाती हैं आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, हमारे दो बड़े ही फेवरेट मैं कहूँगी स्टार्स हैं, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियात है जिनका इंतज़ार आपको, मुझे, हम सबको रहता है पूरे हफ्ते में कि किस दिन वो दोनों तशरीफ लेकर आएंगे। तो मैं जल्दी से उनका तारुफ भी आपके साथ करा देती हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे हर्बलिस्ट डॉक्टर ईसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ईसा भाई आपका, और इसके साथ साथ मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, डॉक्टर खुरम मुशीर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुरम आपका भी। आज तो ईसा भाई बड़ा खिलखिला रहे हैं ईसा भाई। हाँ, असल में खुरम ने कुछ आते आते खिला दिया तो मैं आज खुश हो गया, पहली दफा इसने खिलाया मुझे कुछ। हमें तो भेजते ही नहीं है, अरे नहीं आप, अरे नहीं, बिल्कुल आपके लिए जबरदस्त चीजें आज ऑन एयर भेजेंगे आज आपको। चलिए जबरदस्त। चलिए ईसा भाई चलिए आगाज कर लेते हैं, शुरू करते हैं। कलवंजी और चार मगज़ की तो बात हो रही है, पहले चलिए कलवंजी के बारे में बात करते हैं। हेल्पफुल तो कहा जाता है बहुत होती है, मगर ये हेल्पफुल होती किस तरह से आपके लिए? एक्चुअली अगर कलौंजी पे गौर किया जाए तो मैं सबसे पहले एक हदीस मुबारक कोट करूंगा जिसका जिक्र आपको सही बुखारी में, सनन अबू दाऊद में, इब्ने बाजा में भी मिलता है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलौंजी खाया करें, मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। बदनसीबी ये है कि हम बात सुनने के आदी हैं, समझने के आदी नहीं है। कलौंजी हम तब खा रहे होते हैं जब हम बीमार होते हैं। हालांकि कलौंजी के बारे में अगर थोड़ी डिटेल में चले जाएं, आप और मैं जिस उम्र के हिस्से में अब हैं, अब भी हम खा सकते हैं, लेकिन अगर ये 7 साल के बच्चे से शुरू की जाए, यानी कि चंद दाने डेली हम आदत में डाल दें अपने बच्चों को, तो बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटी मोटी बीमारी आपसे लड़ नहीं सकती। लेकिन बदनसीबी ये कि हमारा इस्तेमाल उस वक्त बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है हम बीमार हो गए। तो हमें एक तो ये करेक्शन करनी चाहिए कि कलौंजी की एक रूटीन बना ले कि चंद दाने हम, आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा जो कलौंजी को समझे है ना, वो रशियन कौम समझी है। जितना कलौंजी रशिया में जाता है मैंने दुनिया में नहीं देखा, शायद उनको ज्यादा हमसे पता चल गया है। तो बहरहाल कलौंजी एक ऐसी नेमत है जो पाकिस्तान में आम है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर आप कोई भी बीमारी का नाम मुझे वहां से दे दें तो मैं कलौंजी के बारे में बता दूंगा इसमें अगर कौन सी चीज़ ऐड करेंगी अगर आप बीमार हो चुकी हैं। और अगर आप वैसे ही इसको इस्तेमाल करने चाह रही हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से कलौंजी आपके करीब बीमारी को नहीं आने देती है। लेकिन हमें ये छोटा सा ख्याल रखना है कि हम अगर ये 7-8 साल के बच्चे से लेकर उस उम्र से लेकर हम बच्चों को आदत डाल दें तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वही बीमारियों से लड़ता है, तो वो फिर बीमारी से इतना लड़ता है कि बीमारी उसके करीब नहीं आती। इसलिए कहा गया है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। खुरम मुशीर की तरफ तो मैं जाऊंगी, मगर उससे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है बहुत ही प्यारी हमारे माहिर ग़िज़ाइयत हैं, अक्सर आपको हमारे साथ नजर आती हैं सेट पे, आयशा नासिर, जिनकी स्मार्टनेस की मैं हमेशा से फ़ैन रही हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ ये इतनी स्मार्ट क्यों है। थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन खुरम जिस तरह से ईसा भाई ने बताया हमें कि इतने ज़्यादा फ़वाइद है, बीमारियों के ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इस्तेमाल भी इसका बड़ा अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका इसका होता क्या है कलौंजी का? बिल्कुल, देखिए अगर आप नाश्ते का, हम लोग बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं कि नाश्ते का टाइम नहीं होता, स्कूल जा रहे हैं बच्चे या बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कहते हैं कि जब हैवीनेस होती है तो अगर आप
कलौंजी को नाश्ते में एक ड्रिंक बना के सुबह सवेरे पी लें तो एक तो ख़वातीन के अंदर जो एक तो आयरन की बहुत कमी होती है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, हल्के बहुत सारे हो रहते हैं, सेकंड उनको चक्कर बहुत आते हैं, उनकी हड्डियों में बहुत भुरभुरापन होता है, उनको फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं। और यंग लड़कियां होती हैं कि जी उनका मसला ये होता है कि आप बाल गिर रहे हैं, आपके चेहरे पे सब कुछ है, आप कहती हैं जी अच्छा है मगर ग्लो नहीं है, तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसा है। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को वर्टिलाइगो, इंशाल्लाह उसकी क्रीम भी बताऊंगा, वर्टिलाइगो फुल बेरी है, जो कहते हैं ना हम लोग दूध और मछली एक साथ खा ली, और जो बिल्कुल गलत तस्वुर है जी, जो हम लोग कहते हैं जी दूध पहले हमने मछली खाई थी फिर दूध पी लिया, तो हम लोगों को फुल बेरी, जिसको वर्टिलाइगो भी कहते हैं, बर्स भी कहते हैं, लिकोडर्मा, तो वो बिल्कुल, इसका तो मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर एक ड्रिंक मैं अभी आपको फौरन एक बना के दिखाता हूँ कि अगर और समझने के लिए आसान है ना जी, कि पूरा बांग्लादेश मछली खाकर दूध ही पीता है जी, बिल्कुल कोई बर्स नहीं हो रहा। बिल्कुल थाईलैंड में आप जाएं, अगर आप हॉलैंड में जाएं, लोग इतना फिश खाते हैं, साथ में मछली होते हैं। खैर वो और बात है कि हॉलैंड वालों का रंग ही ऐसा होता है कि वर्टिलाइगो हो तो पता नहीं चलता, हम लोगों में पता चलता है, मगर बांग्लादेश की तो और थोड़ी सी डार्क स्किन है, तो देखिए बिल्कुल परेशानी की बात है। बड़ा जबरदस्त सा ड्रिंक है जी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है जी, बिल्कुल तकरीबन ये देखिए इतनी क्वांटिटी में आप लेंगे चुकंदर, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में आपने लिया चुकंदर, एक टुकड़ा आपने लिया खीरा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये पूरा बेहतरीन आपका कंप्लीट मील है। अच्छा, इसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा चांदी का वर्क, खूब ज़बरदस्त एनर्जी आपके अंदर आएगी, मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे चुटकी कलौंजी। अच्छा जी, 4 मगज भी साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर, 4 ये तो वो है सनफ्लावर सीड, 4 मगज और सूरजमुखी के बीज, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए बहुत आपको सस्ती पड़ेगी, क्वांटिटी देखें आप, ये बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में आप डालेंगे जी कश्मीरी ज़ाफ़रान, ये कश्मीरी ज़ाफ़रान आ गया। उसके साथ ऐड करेंगे 2 चमचे। अच्छा जी, एक बड़ा तस्वर, आप किसी खातून से कहें कि जी आप दूध पिए, दही, मोटे हो जाएंगे, तो आपको 2 किलो नहीं लेना, ये 2 चमचे काफ़ी हैं, ये 2 चमचे आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी हैं, बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा, आप ऐड करेंगे इसके अंदर पानी, तकरीबन पूरा ग्लास बनाने के लिए, और साथ में थोड़ा सा दूध। ये देखिए आपने ये पानी डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा दूध, तकरीबन ये देखिए ये ग्लास आप देखें पूरा ग्लास भरा हुआ है, आपको ये पूरा भी नहीं पीना। 2 चमचे दही और 1/4 बस। अच्छा, कुछ इसमें हमने मिठास ऐड नहीं की, सिर्फ चुकंदर है, 4 मगज है, कलौंजी है, खीरा है, चांदी है, और ये देखिए बेहतरीन आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा, आपका फुलबेरी में जबरदस्त इलाज के साथ साथ बहुत फायदा देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये ड्रिंक आपकी पूरे दिन की एनर्जी आपको भरपूर देगा, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। एक दफा आपको इसकी आदत होगी तो आप बिल्कुल, अच्छा, मुझे ये बताइएगा खुरम कि ये जो आपने बनाया, इतना जबरदस्त आपने ये शेक सा बनाया है, जूस सा, तो ये सभी एज ग्रुप के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि कितने साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करें? देखिए बहुत छोटे तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, मगर आम तौर पे हर कोई कर सकता है। 6-7 साल के बच्चे हैं, आप उनको दें, ये जबरदस्त नरिशिंग ड्रिंक है। इसके अंदर तमाम चीजें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी हड्डियों की और आपकी पूरे जिस्म के सिस्टम्स के लिए एंटी एजिंग। अच्छा, आपने खीरा भी डाला, आपने चुकंदर ऐड किया, आयरन की कमी बहुत होती है खवातीन में, बाल झड़ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अक्सर खवातीन आती हैं जी मिलाजमा की जो होती हैं झाइयाँ, तो उनके साथ मसला ये होता है कि उनके अंदर और फौलाद की कमी होती है, वो उनका मसला हल होगा। हड्डियों के लिए तमाम, अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, यानी कि ये बेस्ट है। बच्चे जिनको मेमोरी, ठीक है खुरम, ये बेस्ट है और ये बहुत अच्छा होता है। ये जो आप खवातीन की बात करें, डेफिनेटली हम भी खवातीन हैं, हमें भी बड़ा इंतजार होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में ऐड होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी हो हमारे लिए। आयशा भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बताएगा, इतने सारे लोग आपके पास डाइट प्लान के लिए आते हैं, आप उनको रिकमेंड भी करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप में ऐड ऑन होनी चाहिए, कलौंजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई भी डाइट प्लान देती हैं किसी को?
देखिए कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट का वेट स्टक हुआ होता है क्योंकि फ़ीमेल हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब हुए हैं या कोई इस किस्म का मसला आ रहा है जिसकी वजह से वेट स्टक हो गया। फिर उस केस में हमें कलवंजी ऐड करनी पड़ती है और कोशिश ये होती है कि सुबह उठते साथ ही ऐड की जाए क्योंकि उस टाइम पर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर फाइटिंग है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर जो है वो अब बढ़ता भी जा रहा है और एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज पेनफुल बहुत ज़्यादा है। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि इसको अवॉइड ही किया जाए और ब्लेसिंग भी यही है कि इसको आप जितना अवॉइड कर सके। कैंसर एंटी कैंसर फूड आपकी डाइट में होनी चाहिए। कलौंजी जो है ये एंटी कैंसर है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिर ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ होता है उन्हें हम कलौंजी ऐड करते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मददगार साबित होती है। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी का स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे डॉक्टर खुर्रम ने भी बताया, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी कोशिश तो ये होती है स्किन से रिलेटेड कोई इशू है तो डर्माटोलॉजिस्ट भी देख लें क्योंकि अक्सर स्किन रिलेटेड इशू डर्माटोलॉजिस्ट के ही देखने वाले होते हैं। मगर हम फिर भी अपने एंड पे कलौंजी उसमें ऐड करते हैं ताकि स्किन की हेल्थ के लिए ये बेहतर हो सके। इसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी है और अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में तब होती है जब बॉडी में कोई इंजरी हुई होती है। बॉडी के अंदर आप कोई दवाई नहीं लगा सकते। अंदर अगर कोई मसला हुआ है उस पर तो आप कोई दवाई नहीं लगा सकते। तो उसके लिए एक कलौंजी आती है और दूसरी हल्दी आती है। ये दोनों बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जो हम फिर डाइट में ऐड कर देते हैं ताकि बाहर से हम जो है वो उसको ठीक कर सकें। ठीक है, यानी कि ये तो है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल जो है बढ़ाया भी जा सकता है, हेल्पफुल होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। चूँकि बात हो रही है कलौंजी और चारों मगज़ के इस्तेमाल के ऊपर और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा खुर्रम, जिस खातून की कॉल आई थी सोबिया की, एक तो हल बता दिया था ईसा भाई ने कि जो मार्केट में क्रीम्स हैं अवॉइड करें उनसे, वो परमानेंट हल नहीं होता। मगर अब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं क्रीम्स, तो घर में बैठ के मज़ीद क्या फार्मूला वो लगा सकती हैं अपनी झाइयाँ दूर करने के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला मैं बना के भी दिखा रहा हूँ। मगर पहले मैं सोबिया के लिए मैं इंशाल्लाह पूरा उनके लिए किट लेकर आऊँगा जिसमें बकरी के दूध, गोट्स मिल्क की क्रीम है, साथ में जस्ट ग्लो है बिल्कुल, और उसके साथ में उपटन और ये साथ उनको विटामिन तो मैं अभी, और ये जो मैंने ड्रिंक बनाया ये विटामिन ज़रूर खाएं। पिकवाइट पूरे 3 मंथ्स की मैं उनको चैनल 92 से हम लोग देंगे। मैं सोबिया के लिए कश्मीर तक जाएगा ये, और 3 महीने तक सुबह शाम खाएंगी। बहुत तेज़ी से अंदर से उनका रंग निखरेगा। घर में जो भी उनके सालन पकता है, रोटी पकती है, थोड़ा बहुत दूध है, तो उसके साथ ये आप खाया करें, आपके अंदर से पूरा नरिश करेगा और ये बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत देगा। अच्छा, एक घर के अंदर मैं बड़ा अच्छा सलूशन बता रहा हूँ। जिन ख़वातीन को झाइयाँ होती हैं और जिनको लगता है कि हमारा बड़ा चेहरा ख़राब हो रहा है, रंग बहुत मुश्किल है, अगले हफ्ते मैं सरबत आपको ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। पूरे 3 मंथ्स का मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, घर में आप बड़ा आराम से जी बिल्कुल एक बड़ी अच्छी क्रीम बना सकते हैं, रंग बहुत निखरेगा। और ये बिल्कुल मैं कहूँगा उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए हर सोसाइटी का एक वो होता है, हमारे यहाँ है, हम लोग चाहते हैं कि ग्लो करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप मेहनत करें तो बहुत अच्छा रंग हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, आपने क्या किया, 2 से 3 चमचे दही, ठीक है, आपके घर में मौजूद होगा, जो कि ख़जाना होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी थोड़ी सी, मैंने अर्के गुलाब में डुबोई हुई है, बिल्कुल चूरा चूरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपने डाली मुल्तानी मिट्टी, दही, मुल्तानी मिट्टी। अच्छा जी, 1 चमचा छोटा वाला मीठा सोडा, मीठा सोडा, ये आपकी झाइयाँ काटता है, आपके रंग को बहुत निखारता है। साथ में आप डालेंगे जी सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। अच्छा, उसके साथ डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी ज़ाफ़रान। अच्छा जी, इसके अंदर ऐड करेंगे चंद कतरे प्याज का तेल, प्याज अनियन ऑयल, ठीक है, वो थोड़ा तेज होता है। देखिए चंद कतरे, ये देखिए, बस आपने डाला, ये प्याज का तेल है। और उसके साथ ऐड करेंगे बड़ा सिंपल सा, ये थोड़ा सा उपटन अगर यहाँ मौजूद, ये देखिए ये उपटन है, बिल्कुल थोड़ा सा उपटन आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। चांदी चंदन उपटन उनके लिए मैं लेकर आऊँगा। और एंड में ऐड करें थोड़ा सा दूध, और आपको घर में मिल जाएगा जी, बहुत शुक्रिया, घर में मिल जाएगा, या आप बाज़ार से देखें, कराची में तो है, यहाँ तो एम्प्रेस मार्केट में है, मेरे ख्याल इस्लामाबाद से वो ले लेंगी, मुजफ्फराबाद में अगर हैं तो पिंडी में राजा बाज़ार से ले लेंगी।
जी हाँ, ठीक है, हुस्न ठीक यूसुफ है। पाउडर। हाँ, ठीक है? बस आप ये खुरम जी, बनाए बिल्कुल। साथ कॉलर हैं उस्मान, उनसे बात करते हैं। जी उस्मान, क्या सवाल है आपका? उस्मान, अगर हमें सुन सकते हैं। जबरदस्त टॉपिक, बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जो आप प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। शुक्रिया। मेरा जो माहिर ग़िज़ाइयत से क्वेश्चन ये था कि कहा जाता है कि कलवंजी जो है उसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, जी। तो इसमें ऐसे कौन से अज्जा होते हैं जिसकी वजह से ये बात की जाती है? ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान, आपने हमें कॉल की। अच्छा आयशा, ये बताएं, अब जिस तरह से ईसा भाई ने भी बताया था और बड़ी प्यारी ये हदीस है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में, तो कौन कौन से इसके अंदर अज्जा मौजूद है जो बेसिकली फाइट कर रहे होते हैं और आपको डिफेंड कर रहे होते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे हमारा इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है कैंसर का, क्योंकि कैंसर अल्लाह माफ़ करे, शुगर हो गई, चलो इंसुलिन ले ली या उसको मेंटेन कर लिया, मैनेज। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कैंसर को फाइट करने में, और फिर बहुत सारे जहरीले मवाद जो बॉडी रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में फिर रहे होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स उनको बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट कराते हैं। तो कैंसर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल, वो भी हार्ट का मसला भी बहुत पेनफुल से ज़्यादा ये कि एकदम ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो फिर बिल्कुल पता नहीं चलता, तो उसके लिए नागहानी मौत जिसे आप कह सकते हैं, उससे भी ये फाइट बिल्कुल। और फिर शुगर, वो भी हमारा ठीक है, वो इतना पेनफुल नहीं है वो सब कुछ, मगर शुगर भी अगर मैनेज ना हो, कंट्रोल ना हो, तो वो भी बहुत पेनफुल चीज़ में बदल सकती है हमारी। अगर आप देखें हमारे कल्चर में यही तो बड़ी बीमारी हैं और इनकी ही जो शिफा है वो उसके अंदर मौजूद है। ख़वातीन देखें तो उनका सबसे बड़ा मसला है आजकल जो चल रहा है वो PCOS का चल रहा है, तो उसकी भी इसके अंदर शिफा है। इसके अलावा जो 4 मग्ज़ हैं वो 4 मग्ज़ वो किडनी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। कलौंजी किडनी के लिए तो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कोई इतना आप कह सकते हैं, किडनी के लिए अल्लाह ताला ने 4 मग्ज़ के अंदर शिफा रखी तो हुई है। बाकी हर चीज़ की कलौंजी में है, बस एक किडनी से रिलेटेड अगर आप देखें तो वो 4 मग्ज़ ज़्यादा उसके फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, मोमिन हमारे साथ इस वक्त सिंध से कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई, बात कीजिए। मतलब मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो दवाई लेता हूँ लेकिन वो ठीक नहीं होता, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, ये जो कहते हैं वो चर्बी, बुरी चर्बी होती है। बाकी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, वो एक कंट्रोल में नहीं आ रहा, दवाई लेता हूँ ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। मेरे भाई अपनी उम्र बताएं और वजन भी जरा बता दें मुझे। जी मेरा 39 एज है और 72 kg को वेट है। ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। सना हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सना, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे जल गए हैं, और ना मेरे फेस तिल बन गए हैं बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे कुछ बता दीजिए। ठीक है सना, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही, लेकिन जितना मैं सुन पाई हूँ वो ईसा भाई और खुरम दोनों से हम पूछ लेते हैं। अच्छा ईसा भाई, ये जो मोमिन ने हमें कॉल की, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उम्र उन्होंने अपनी 39 साल बताई है, वज़न उनका 72 किलो है, तो वो कह रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, दवाएं भी इस्तेमाल की मगर कंट्रोल नहीं हो पा रही वो। अच्छा, इनको और बाकी भी सुनने वालों को जो कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला हैं, अच्छा एक चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ भी नहीं हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल तकरीबन सब रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ आता है, और यही परेशान कुन होता है। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, मेरी दवाई से भी ज़्यादा काम करेगा, बजाय कि आप 1000-2000 रुपया मेरे पास खर्च करें, अलसी का ऑयल ले लें। अच्छा, जिसे फ्लैक्सीड कहते हैं। अलसी पंजाब में तो खैर बहुत मशहूर है, नानी दादियाँ किसी ज़माने में लड्डू बनाया करती थी। जी जी। अलसी का तेल 1 चमचा डेली बेसिस पर लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल की बेहतरीन मेडिसिन भी है और आपकी दिल की शरैनियाँ वगैरह इनको साफ करती है। अच्छा, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बेहतरीन खुराक अखरोट है कि एक दिन में आप अखरोट लेना शुरू कर दें तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे चला जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं जो आप आराम से कर सकते हैं और नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सना ने हमें कॉल की थी खुरम, उनके बाल बड़े ख़राब हो गए, जिस तरह से उनके डिस्टॉर्शन में थोड़ी आवाज़ थी, बाल बड़े ख़राब हो गए और शायद वो अपने चेहरे पर तिल बता रही थी, तिल बहुत ज़्यादा। मैंने बालों के लिए सुना कि शायद कलौंजी का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होता है। तो ये सना के बालों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सना के लिए हम लोग फौरी तौर पे ये देखिए, इसको मैं फोकस नहीं करूंगा कैमरे में, ये देखिए ये तेल है और उनको बनाने की तरकीब बता रहा हूँ और उनके घर तक भेजेंगे इंशाल्लाह। देखिए इसके अंदर क्या है, 3 तेल है।
एक तो आपने लिया इसके अंदर आंवले का तेल, सेकंड है स्वीट आमंड ऑयल यानी मीठे बादाम का तेल, और थर्ड है इसके अंदर कैस्टर ऑयल। और तीनों तेल को इतनी क्वांटिटी आप बनाएं लिटरली कि वो 1 किलो हो जाए। जब वो 1 किलो हो जाए उसके अंदर भर के 4 चीज़ें आप ऐड करेंगे, रतन जौ, ठीक है, आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस, और इसको खूब पकाएं। जब ये बिल्कुल हीट अप हो जाए, जब ये बिल्कुल बर्निंग की तरफ आ जाए, तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी 1 मुट्ठी भरकर जूट, जो बोरी होती है, जो रस्सी जिससे रोप बनती है, वो जूट अंदर ऐड करें, और इससे आपके बाल बड़ा, ये एक इसके अंदर एक इफेक्ट आता है, इससे आपके बाल बहुत ग्रो करेंगे। और साथ में एक मल्टी विटामिन जिसके अंदर एक तो बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। ये सना के लिए जरूर मैं सरवत में चाहूंगा ये गिफ्ट उनके लिए जाएगा, ये तेल उनके लिए भेजेंगे। जबरदस्त, यानी कि इससे उन्हें फाका हो सकता है, फायदा हो सकता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आबिद भी हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं डॉक्टर ईसा साहब से ये पूछना चाहता था कि जो तरबूज और खरबूज के बीज उन्होंने बताए हैं वो हम घर में भी निकाल कर रख सकते हैं या पंचायत से वो लेने पड़ेंगे? अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना है आपने? कलवंजी के बारे में पूछना है कि कलवंजी जो है वो पंचायत से जो लेनी है वो उसका कैसे पता चलेगा कि वो 1 नंबर है या आजकल तो 2 नंबर भी बहुत चीजें आ रही हैं। वाह मेरे भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, ये तो हर एक का मसला है, ये पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। जन्नत कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जन्नत, आपका क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना ऑयली स्किन है और एक्ने है, और ना एक्ने की वजह से ना वो दाने बनते हैं, बहुत दर्द वाले जैसे बनते हैं वैसे, और वो करती हूँ ना तो दाग बने हैं फेस पे। तो ये आपके पूरे फेस पे हैं, पूरा साल रहते हैं या कुछ सीजनल है? ये फेस पे हैं और जिस्म पे बहुत ज्यादा दाने बने एक्ने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जन्नत। अभी पूछ, ठीक, थैंक यू। अभी पहले पूछ लेते हैं आबिद ने जो हमें कॉल की थी। आबिद का सवाल था ईसा भाई आपके लिए कि तरबूज और खरबूज के, एक तो बीज का कि घर में किस तरह से उनको रखा जा सकता है, बनाए जा सकते हैं, कैसे उनको महफूज किया जा सकता है, और दूसरा पंसार के पास जब कलौंजी लेने जाए तो कैसे पता चले ये नंबर 1 है या नंबर 2 है? लिए अच्छा, आबिद भाई के लिए ये है कि जो सीड है, देखें वो खुद तो आप उगा नहीं सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो लेने पड़ेंगे, और ये इतने महंगे नहीं होते हैं। आप छीलने में मेहनत करेंगे, आपकी वो जो टाइमिंग है इतनी ज़ाया होंगी, तो 100-200 रुपये में हर पंसार के पास हर इलाके में मिल जाते हैं। छिले हुए आप ले लें, एयर टाइट रखने चाहिए। एयर टाइट रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं, अगर थोड़ी सी नमी आ जाए तो इनका जायका चेंज हो जाता है। कलौंजी के बारे में कहा गया कि जी कलौंजी ओरिजिनल नहीं मिलती, ये मैं इनसे 1000 टाइम एग्री हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कलौंजी पेयर मिलना आज के दौर में बड़ा मसला है, लेकिन लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। हम हाथ में रख कर पहचान लेते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है, लेकिन जो अननोन लोग हैं वो क्या करेंगे? तो मैं उनके सामने ये आप डेमो कर रहा हूँ। ये गिलास में पानी पड़ा हुआ है, आपने गिलास में पानी डालना है। अगर आपने चेक करना है कि कलौंजी प्योर है या नहीं है, तो आपने 1 चमचा इसके अंदर डाल देना है पानी के अंदर। अब ये जहन में रखिएगा कि इसमें 2 चीज़ें होंगी, कलौंजी भी होगा और प्याज के बीज भी होंगे। ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा जो कलौंजी है वो नीचे जा रही है, क्योंकि कलौंजी के अंदर ऑयल होता है, ये पानी के डीप में चला जाएगा, और जो थोड़ा बहुत ऊपर रह जाएगा वो प्याज होंगे, प्याज का बीज होगा। लेकिन वो आपको नुकसान नहीं करता, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मिलावट जहाँ से आ रहा है इसको कोई हकीम भी दूर नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये है कि अब भी हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़मीन अल्लाह ने शैतान को नहीं दी, अच्छे लोग भी हैं, तो बहरहाल कलौंजी अच्छी मिल जाती है। यानी कि ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता दिया कि कैसे पहचान हो सकती है कलौंजी आपकी 1 नंबर है या 2 नंबर है। ये आप देखें ना, ये सब नीचे जा रहा है, ये सब नीचे जा रहा है। ये जो ओरिजिनल बीज है कलौंजी के वो नीचे जा रहे हैं। अच्छा खुरम, मुझे क्या बताइए, एक तो हमें जन्नत ने अपने एक्ने से रिलेटेड कॉल की थी, और इससे पहले जो आप एक शेक सा बना रहे थे उसका इस्तेमाल भी बता दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि जो खुरम ने जो शेक अभी इससे पहले बनाया था उसका इस्तेमाल कैसे और किस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो पहला शेक था हमारा, ये बड़ा ज़बरदस्त था। देखिए मैंने इसको बनाया था, इसके अंदर फुल आपको एनर्जी मिलेगी। आपने क्या किया, थोड़ा सा चुकंदर,
इसके अंदर आपने थोड़ा सा खीरा ऐड किया, कलौंजी, चार मगज, कश्मीरी ज़ाफ़रान, थोड़ा सा इसके अंदर आपने ऐड, जी हाँ, कश्मीरी ज़ाफ़रान, थोड़ा सा एलोवेरा और इसके साथ ऐड करेंगे जी चार मगज। इसको आपने अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स किया। ये देखिए पूरा ब्लेंड करके आप इसको बड़ा एक अच्छा मिक्स, ऊपर से चांदी रखी है उसे, और ये पूरा फुल ऑफ नरिशमेंट इसके अंदर, ये देखिए आप पूरा आपको एनर्जी देगा, मिठास भी नॉर्मल है, बड़ा फ्लफी सा, बहुत हेल्दी है और इसको हर कोई पिए, हड्डियों का बड़ा अच्छा इफेक्ट होगा। अच्छा, जो हमारी खातून थी कश्मीर से, उनके लिए देखिए मैंने हाथ पे भी लगाई है ये क्रीम, जिसका टेक्सचर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्ती जो एक ख़वातीन की बीबी क्रीम कहलाती है, ये आपने लगाया और पूरे हाथों पे लगाएं। ये एक तो कैमोफ्लॉज करेगी, आपको जो झाइयाँ होती हैं पूरे चेहरे पे लगाने से आपको एक तो ढक देगी आपको जो एक प्रॉब्लम होती है, और बड़ा ठंडक का एहसास देगी। आप किचन में काम करती हैं तो आपको पसीना नहीं आएगा और आपके हाथ और आप पूरी बॉडी पे लगा सकती है। मगर ये तो वो घरेलू करेंगी, मगर गिफ्ट इंशाल्लाह उनको 92 की तरफ से भरपूर 3 मंथ्स के लिए बकरी के दूध की क्रीम है, जस्ट ग्लो है अल्फा आर्बिटन वाली, और देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाथ भी आप देख लें, ये मैंने नेचुरली लगाया, बिल्कुल स्किन टोन में आया है, कॉम्प्लेक्शन जो है ये बिल्कुल इसको साफ करता है, बहुत लाइट है जी, बिल्कुल ठीक है। और एक्नी से रिलेटेड हमारे साथ जन्नत ने जो बात की थी, उसका क्या किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्नी ये बड़ा कॉमन इशू है, और एक्नी जो होता है यंगस्टर्स में बहुत होता है। मैं बड़ा ज़बरदस्त इसको सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखिए एक्नी, ये एक्नी भी है, कील मुहासे भी हैं, कोमोडोन्स, अच्छा ख़ास तौर पे जन्नत आप लिखें, और पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक ये चीज़ें मौजूद हैं। एक तो आप सुबह शाम एक टैबलेट आप खाएंगी कॉन्टमाइसिन, CONTIMYCIN, एक टैबलेट रोज़ाना, कैप्सूल रोज़ाना नाश्ते के बाद। अच्छा, चेहरे पे आपको क्या करना है जी, आप एक जेल लें जिसके अंदर जैसे कि जेंटसन क्रीम होती है, जेंटसन क्रीम ली आपने, उसके साथ ऐड किया डेलिसन टी लोशन और पूरे चेहरे पे लगाएं। और अर्के गुलाब में आप क्या करें, थोड़ा सा मीठा सोडा आप ऐड करके उससे आप पूरे चेहरे को छपा के मारें, रिंस किया करें, तो बहुत जल्दी आपका चेहरा ग्लो करेगा। अपनी डाइट में आप फिलहाल फॉर द टाइम बिंग चॉकलेट्स, बिरयानियाँ, फ्रेंच फ्राइज, केचप, ये चीज़ें खाएं, ज़रूर खाएं, मगर वंस वीक, ट्वाइस वीक सब्जियां, दालें, पालक, लोबिया, जो ऐसी चीज़ें जो आपको पेट को क्लियर रखें, और पानी बहुत सारा पिएं, बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, मुझे आप ये बताएं कि अगर हम चारों मग्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, या चारों में से कोई एक स्पेसिफिक हम ले लेते हैं, बीच जिसका मग्ज़ हम निकाल लेते हैं, तो वो स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ख़वातीन के, उनके लिए किस तरह से मौसर साबित होता है? क्योंकि ये कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है, बेसिकली कोलेजन एंटी एजिंग चीज़ है। ठीक है। 25 के बाद ये बॉडी में बनना, जो स्किन पे बनना रुक जाता है। तो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई डाइट में मॉडिफिकेशन करनी होती है, बहुत सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। अब कोलेजन को रीग्रोथ कराने के लिए, कोलेजन से बेसिकली हमारी स्किन टाइट हुई हुई है, जब ये नहीं होगा तो मेरी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है। तो स्किन में इसका ये फायदा आता है कि ये स्किन की टाइटनिंग करता है। अच्छा, ये जो लाइंस से बन जाती हैं उसके लिए भी अच्छा होता है? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कोलेजन की रीग्रोथ होगी, स्किन टाइट होना शुरू होगी, तो लाइंस खुद ब खुद, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल गायब हो जाएंगी, मगर कम होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, विद टाइम स्लोली जो है वो लाइंस जो हैं वो कम हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखनी है कि लाइंस हमेशा कभी जाएंगी नहीं, उसकी वजह ये आपकी एजिंग और ज़्यादा हो रही होती है। तो वो ये है कि आप रुक जाएंगे उस एज पे, बट ये नहीं होगा कि लाइंस थोड़ा सा मदम हो जाएंगे, मगर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये कितनी हकीकत है? कहते हैं कि इन मगज़ों से है आपको एलर्जी इश्यूज भी हो जाते हैं। देखिए, हर एक की टॉलरेंस डिफरेंट होती है। हो सकता है एक चीज़ आपके लिए बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं वो खाऊं तो जैसे मुझे अब शहद से एलर्जी है। शहद कितनी अच्छी चीज़ है, मगर मैं शहद नहीं खा सकती। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं शहद नहीं खा सकती। तो हर एक को डिफरेंट चीज़ से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग, हो सकता है इसमें से किसी एक, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, हो सकता है उसमें से किसी एक से वो एलर्जिक हो, तो वो उसकी जगह फिर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके कोई और उसकी जगह पे बीज डाल सकते हैं। लेकिन ये पता करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से 4 मग्ज़ हैं जिनमें से एक। अच्छा ईसा भाई, जल्दी से हमारे देखने वालों के लिए कलौंजी और चारों मग्ज़ के हवाले से कुछ बता दीजिए। मैं 2 चीज़ें ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ इस मौसम के हवाले से, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में एक वबा फैल रही है मच्छर और मक्खियों की। कलौंजी की धुनी, यानी कि हमारे बुजुर्ग दिया करते थे, कोयले रखकर उसमें थोड़ी कलौंजियाँ जब डालेंगे तो वो हल्का सा धुआं देगी। आप अपने घर में कलौंजी की धुनी अगर दे दें सुबह में, तो रात तक मच्छर और मक्खी इंटर नहीं होगी। अरे वाह, ये बेहतरीन सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, आजकल जो पाकिस्तान में चंद लोगों की वजह से जो मसले बढ़ रहे हैं, खुरम जैसे लोगों की वजह से
अच्छा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर के नींद नहीं आ रही है। देखिए अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में कहते हैं कि रात तुम्हारे सोने के लिए हमारी कौम सो ही नहीं रही है। खास तौर पे यंग जो ये बच्चे हैं हमारे, लड़कियां लड़के, जब से मोबाइल आया है तो सो नहीं रहे, रात को नींद नहीं आ रही है। सब इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। आपने करना इतना है कि आपने कद्दू के बीज लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है, बादाम लेना है 50 ग्राम, ओके, खसखस लेना है 50 ग्राम, तीनों का पाउडर बनाकर आप रख लें। रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 चमची ले लिया करें, इंशाल्लाह बेहतरीन नींद आप सोया करेंगे। चलिए बस, जितना भी किसी ने खुरम को देख लिया, अगर ये इस्तेमाल कर लेंगे तो नींद पक्की है उनकी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच ईसा भाई, और ये जन्नत के लिए एक और गिफ्ट आ गया जी। खुरम बशीर आपको भी बहुत शुक्रिया, आयशा नाज़िर थैंक यू सो मच, आपने भी निकाला। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के इस शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।